थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का क्लोज सिस्टम के बारे में आज स्टार्ट करते हैं बाबू ओपन सिस्टम। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ही क्रूशियल टाइम में से एक है। क्लोज सिस्टम जितना आसान है ना, ओपन सिस्टम उतना ही टफ है। टफ इन द सेंस कि स्टूडेंट को सब कुछ समझ में आता है, बस वो अपना भूल जाता है इक्वेशन को। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन को नहीं भूलो, क्योंकि एक एक टर्म अच्छा से समझाने वाले हैं, प्लस फिर उसको डेराइव करके बताने वाले हैं कौन कौन सा एनर्जी मिल करके क्या देता है यहाँ पे। ठीक है, तो ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम, सबसे पहले डिफरेंस बताओ तुम लोग। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर मास ट्रांसफर नहीं होता था, एनर्जी ट्रांसफर होता था। ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है। जस्ट वही चीज का अगर एग्जांपल लेना ओपन सिस्टम का, तो एक जस्ट पाइप लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, एक पाइप लेते हैं, ये वाला पाइप। अब समझो कि इसके थ्रू ना हम वेपर को पास करवा रहे हैं यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि यहाँ पे वेपर कहीं बन रहा होगा। मान लो ये बॉयलर है, मान लो ये मेरा बॉयलर है, और ये बॉयलर से क्या है, यहाँ पे वेपर को सुपरहीट करने के बाद, ये सुपर हीटर लगा हुआ है, और सुपरहीट करने के बाद इसमें हम वेपर को भेज रहे हैं। यानी इस पाइप में इन कर रहा है वेपर। इसका साफ मतलब है कि इसमें मास इन कर रहा है कि नहीं? मास इन कर रहा है। जब ड्यूरिंग ट्रैवलिंग यहां से यहां तक ट्रैवल किया, इसके बाद यहां से हम रिक्वायर्ड, मतलब जहां जरूरत होगा उसको लेके जाने तक, वहां पे लेकर के जाएंगे भी, तो वो क्या हो गया? मास आउट। मास आउट भी हुआ ना, इसका साफ मतलब क्या हुआ? मास इन भी कर रहा है, मास आउट भी कर रहा है। इसका साफ मतलब है कि मास ट्रांसफर हो रहा है, मास ट्रांसफर हो रहा है। जस्ट एनर्जी का बात करो, ये मास आखिर कुछ ना कुछ तो एनर्जी लेके जा रही है ना। तुम यहाँ पे बॉयल किए हो, उसको जाकर सुपर हीट किए हो, तो कौन सा एनर्जी? हीट एनर्जी है। टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर किसी चीज का इंक्रीज करता है। इसका साफ मतलब है वो क्यों करता है? हीट एनर्जी के कारण करता है। तो टेम्परेचर इसमें यहाँ बढ़ा हुआ है, सुपर हीट किए हुए, तो इसका मतलब उसमें हीट एनर्जी का नाम की चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी इन किया कि नहीं? एनर्जी इन किया, और वही एनर्जी फिर आउट किया। एनर्जी इन हुआ और एनर्जी आउट हुआ। हम ये अभी नहीं कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी जितना है यहाँ पे वो आउट ही हो जाएगा टोटल एनर्जी, क्योंकि ड्यू टू लॉस भी तो है, यहाँ एटमॉस्फेयर में लॉस भी तो हो सकता है। तो वो सब चीज के बारे में जिक्र नहीं करते। उसके और ये पाइप के जरिए हम ये समझा रहे हैं कि पाइप भी ना एक एग्जांपल है किसका? ओपन सिस्टम का। कैसे? इसमें मास ट्रांसफर हो रहा है, मास इन और मास आउट की तरह, एनर्जी इन और एनर्जी आउट की तरह। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे एनर्जी भी ट्रांसफर हो गया तुम्हारा, एनर्जी भी क्या हो गया बाबू? ट्रांसफर हो गया। ठीक है, ट्रांसफर हो गया। अगर ये दोनों चीज, एनर्जी और मास दोनोचीज ट्रांसफर हो, तो इसी को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। आगे यहां पे ओपन सिस्टम में क्या हुआ? मास और एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर हो गए। ये एक पाइपलाइन था, एग्जांपल के तौर पे लिए थे ये एग्जांपल। यानी एग्जांपल में हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं ओपन सिस्टम का कि पाइप के थ्रू जो मेरा मास ट्रांसफर हुआ है, एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, इसके चलते पाइप जो मेरा क्या है? ओपन सिस्टम का एग्जांपल हो गया। आ गया बात समझ में? जस्ट यही वाला चीज को तुम थोड़ा सा लिख लो इसको नोट्स में, ताकि तुमको लेक्चर वगैरह सब याद रहे जल्दी से। ये वाला क्वेश्चन क्यों लिखना है? ये वाला हो गया। अब देखो यहाँ पे मिटाना नहीं, यहाँ पे देखो ओपन सिस्टम का हम बात कर रहे हैं ना। एक चीज तुम लोग गौर किए होंगे, क्लोज सिस्टम में मास ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि ओपन सिस्टम में मास भी ट्रांसफर होता है एनर्जी के साथ साथ। ठीक है, ये चीज ध्यान देगी। इसका साफ मतलब है कि तुमको अगर यहाँ पे कहीं पे लॉसेस अगर तुमको अगर नजर नहीं आ रहा होगा, इसका साफ मतलब है कि अगर 5 केजी मास को अगर 1 सेकेंड में यहाँ से भेज रहे हो ना, तो यहाँ पे जो निकलेगा वो 1 सेकेंड में 5 केजी ही निकलेगा। हम देखो टाइम के साथ मास को यहाँ रिलेट कर रहे हैं।
टाइम के साथ मास को इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि जब भी कोई भी चीज का रेट निकालना होता है तो उसको टाइम के साथ मैनेज करना होता है। जैसे हम लोग बताए थे ना कि तुम जो काम कर रहे हो ना, जो तुम पढ़ रहे हो ये वर्क है, लेकिन तुम कितना देर में पढ़ रहे हो, तुम कितना टाइम लगा रहे हो, वो पावर तुम्हारा। जस्ट यही वाला एग्जांपल लिए थे ना, कहाँ पे, दौड़ने वाला। जब थर्मोडायनामिक्स में इंट्रोडक्शन लेक्चर दे रहे थे तो उसमें क्या दौड़ने वाला बताए थे कि तुम 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, दिस इज वर्क, बट तुम 5 किलोमीटर 1 घंटा में दौड़ रहे हो ना, वो हो गया पावर। वहां हम टाइम के साथ रिलेट कर दिए। लेकिन वही 5 किलोमीटर कोई आधा घंटा में दौड़ जाता है, इसका मतलब है कि उसका पावर ज्यादा है तुम्हारे मुकाबले में। जस्ट वही चीज है, टाइम के साथ जहां रिलेट किया तो मुझे को रेट देता है। रेट मतलब 1 सेकंड में कितना हुआ, 1 आवर में कितना हुआ, इतना टाइम में कितना हुआ, जस्ट वो एक पावर है। जैसे कि सब कोई निकालेगा, पढ़ तो रहा है सब कोई, कभी न कभी वो मेहनत करते करते निकाल लेगा, लेकिन कब निकालेगा, दिस इज पावर। कब निकालेगा, दिस इज पावर। टाइम स्पेसिफाई कर दिया ना, वो 1 साल में निकाल दिया, अब कोई 2 साल में निकाल दिया, तो 1 साल में जो निकाला उसका पावर क्या है, ज्यादा है। ठीक, जस्ट वही चीज हम टाइम के साथ मास पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ले रहे हैं। कर क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि 1 सेकेंड में अगर 5 केजी ऑफ मास इस वेपर का यहां से पास हो रहा है, इन कर रहा है, तो मास बैलेंस ये बोलता है कि आउटलेट पे भी 1 सेकेंड में 5 केजी ही बाहर निकलेगा। आगे बात समझ में? यानी इसका साफ मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि स्टार्टिंग में तुमको एक चीज बताए थे फर्स्ट लॉ में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी तुम्हारा सेम होगा दोनों जगह का। जस्ट वही चीज ना हम यहाँ पे मास बैलेंस की कंटिन्यूटी इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका कि एक प्रिंसिपल है। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, वो बोलता है मास बैलेंस के ऊपर वो बेस्ड है। और मास बैलेंस के ऊपर ये है, मास बैलेंस के ऊपर ऐसा कुछ चीज है कि ये बोलता क्या है कि यहां पे चलो वही चीज मास के रेट को यहां पे लिखते हैं m1 डॉट और यहां पे लिखते हैं क्या चीज m2 डॉट। मास को m से रिप्लाई करते हैं, डॉट हमें इसलिए दिए क्योंकि इसको हम टाइम के साथ रिलेट कर रहे हैं। आगे बात समझ में? वही चीज है m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट, यही बोलता है मास बैलेंस, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मास। ये रूप है इसका, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। और कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब क्या, कंजर्व कर रहा है। कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ, कंजर्व कर रहा है, मतलब कंजर्व कर रहा है मतलब क्या चीज, जिससे हम एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़े थे ना, एनर्जी कंजर्व है, ओके, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। उसका एक एग्जांपल दिया, तुम लोग को याद होगा सर, कि तुम्हारे पास मान लो 1 करोड़ रुपया है, वो एग्जांपल दिया था ना, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है, उसको ना 30 लाख रुपए तक तुम जमीन खरीद लो, 20 लाख रुपए कार खरीद लो, 50 लाख खत्म, 50 लाख तुम अपने पास रखो। ठीक है, तो तुम्हारा केवल फॉर्म चेंज हुआ है, क्या वो पैसा बर्बाद हो गया है? 20 लाख रुपया गाड़ी की तो बर्बाद तो नहीं ना हुआ, उसको जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया। जस्ट वही चीज है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि केवल वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है, लेकिन वो बर्बाद कभी नहीं होगा। अब तो तुम क्रिएट कर सकते हो सकता है 1 लाख रुपया दूसरे जगह से तुम्हारी जगह आए हो, तो क्रिएट भी तो तुम नहीं कर रहे हो, केवल वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहा है। जस्ट उसी तरह कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलता है कि जितना मास इन होगा ना, उतना ही मास आउट होगा प्रति सेकंड के हिसाब से या फिर प्रति टाइम के रेस्पेक्ट से, तो रेट देता है। उसी चीज को हम लिखने जा रहे हैं और इस तरह से लिखते हैं m1 डॉट इज इक्वल्स टू m2 डॉट। m1 डॉट क्या हो गया, मास फ्लो रेट। m डॉट का मतलब क्या हो गया, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट। रेट का क्या मतलब, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट का क्या मतलब, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और मास फ्लो मतलब मास कितना फ्लो कर रहा है, उसका टाइम के साथ क्या रिलेशन है, जस्ट उसी चीज को दर्शा रहा है m डॉट। अगर यही चीज m1 डॉट लिखना है, देखो 1 को हम इनलेट यहां माने हैं, तो इनलेट पे लिखे हैं m1 डॉट और आउटलेट पे लिखे हैं m2 डॉट। जस्ट इसी चीज को यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर हम देखते हैं। तो m1 डॉट तुम्हारा क्या हो गया, मास ऑफ फ्लो रेट एट इनलेट, और m2 डॉट तुम्हारा क्या हो गया बाबू, मास ऑफ फ्लो
फ्लो रेट एट आउटलेट। ठीक है, इतना जान गए सारा कुछ। अब देखो m1 डॉट मतलब मास पर यूनिट टाइम, m2 डॉट मास पर यूनिट टाइम, चीज से है। हम इसका ना यूनिट का बात कर रहे हैं। m डॉट मतलब मास डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखे थे कि अगर m1 डॉट अगर 5 kg पर सेकेंड है, मतलब कि 1 सेकेंड में 5 kg यहाँ पे इन कर रहा है मास, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि यहाँ पे भी 1 सेकेंड में 5 kg ही आउट होगा। ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, यहाँ पे देखो m डॉट इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय टाइम, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा kg और इसका सेकंड। अगर kg पर सेकेंड में देख रहे हो तो ये हुआ मास फ्लो रेट, और केवल kg में देख रहे हो तो इसको बोलते हैं मास। ठीक है, और रेट को इसको डॉट थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये हुआ सिंबल, ये हुआ सिंबल। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, m डॉट kg पर सेकेंड लिख लो। इतना थोड़ा सा लिखो, इसके बाद पूरा डिटेल में इसका एनालिसिस करवाते हैं। क्या प्रकार समझ में नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? आ रहा है। ये है ओपन सिस्टम की कहानी, और अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है। कहानी का हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। जैसे सुने थे ना, एक राजा था, एक रानी थी। हाँ, तो वो कहानी का स्टार्टिंग था और फिर कहानी का अंत भी होगा। जैसे आदमी का शुरुआत और अंत होता है, वैसे कहानी का शुरुआत और अंत होता है। ये अभी शुरुआत हो रहा है, शुरुआत भी नहीं हुआ है। अच्छा तरीके लिख लिया, बस इतना क्यों मिटा दें जल्दी से, इसके बाद देखो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक बताने जा रहे हैं तुम लोगों को। वन ऑफ द बेस्ट जो आज तक स्टूडेंट को डाउट रहता है इसमें। बस ऐसा नहीं कि ये हार्ड है, बस एक समझाने का वे होना चाहिए और एक समझने का वे होना चाहिए। अगर एक बार माइंड में बैठ गया ना, वो बैठ जाएगा जिंदगी भर। एक प्रोसेस होता है स्टेडी फ्लो और एक प्रोसेस होता है अनस्टेडी फ्लो। जो फ्लो हो रहा है ना, ये जो फ्लो हो रहा है, एक होता है स्टेडी फ्लो और एक होता है अनस्टेडी फ्लो। बात करते हैं स्टेडी फ्लो का। स्टेडी फ्लो उसको बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे समझो। एग्जांपल से समझोगे तो माइंड से कभी उतरेगा नहीं। सपोज दैट तुम घर से कोचिंग आ रहे हो। तुम घर से कोचिंग आने के दौरान मान लो कि एक चौक पड़ता है। चलो फिरायालाल का एग्जांपल लें। फिरायालाल के पास तुम्हारा गाड़ी का स्पीड अगर 40 किलोमीटर पर आवर है आज के लिए, ठीक है, मान लो 4 बजे शाम में। एग्जांपल क्या था कि तुम्हारे घर से कोचिंग आने के वक्त फिरायालाल चौक, ये लोकेशन याद रखना, लोकेशन क्या है, फिक्स है। लोकेशन फिक्स है, कहाँ है, फिरायालाल। तुम्हारा स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और टाइम क्या है, मान लो कि 4 बज रहा होगा। ठीक है, ध्यान देना इस बात को, स्टेडी को बता देना। तुम घर से कोचिंग आने के वक्त तुम्हारा बाइक का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। कहां पे, जस्ट फिरायालाल चौक पे। कितना बजे, 4 बजे। अगर यही स्पीड डेली, अगर यही स्पीड रोज आते वक्त सेम लोकेशन पे सेम टाइम पे अगर यही स्पीड तुम्हारा रहा ना, तो उसी को बोल देंगे स्टेडी फ्लो।
तुम ड्राइव कर रहे हो तो वहां पे हम बोल देंगे स्टडी ड्राइव। बात समझ में आया? यही चीज अगर तुम्हारा डेली होने लगे ना, डेली होने लगे तो इसी को बोल देंगे क्या चीज? स्टडी ड्राइव। तुम यहाँ ड्राइव कर रहे हो, हम स्टडी ड्राइव, मतलब कि तुम्हारा डेली स्पीड इतना ही होना चाहिए एट ए फिक्स्ड लोकेशन, एट ए फिक्स्ड लोकेशन, एट ए फिक्स्ड टाइम इंटरवल। आया बात समझ में? इसको बोलते हैं स्टडी फ्लो। अनस्टडी क्या बोलेंगे? थोड़ा सा डिफर हो जाएगा तुम्हारा, चाहे तो स्पीड डिफर कर जाएगा, नहीं तो टाइम डिफर कर जाएगा, लोकेशन डिफर कर जाएगा। आ गया बात समझ में? फिर से एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे सीढ़ी तुम चढ़ रहे थे, कोचिंग में आ गए, इसको सीढ़ी चढ़ रहे थे, ठीक है? सीढ़ी चढ़ने के वक्त मान लो तुम कुछ स्पीड में चढ़ रहे थे, तो जो दूसरा स्टेप होगा ना, उसमें तुम जो चढ़ रहे थे कुछ और स्पीड से चढ़े, ठीक है? मान लो उसको 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तुम चढ़ रहे थे उस स्पीड को, ठीक है? अब 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से एक टाइम फिक्स करो कि 5 बजे को यहाँ पे पहुंचना है, तो उस सेकंड वाला स्टेप में ना एट फिक्स्ड टाइम 5 बजे फिक्स्ड लोकेशन हो गया सेकंड स्टेप। अगर तुम्हारा डेली 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से तुम चढ़ रहे हो ना, तो चढ़ने को क्या बोल देंगे? स्टेडी चढ़ने। चढ़ने मतलब स्टेडी क्लाइंबिंग, ऐसे बोल देंगे हम लोग, स्टेडी क्लाइंबिंग। कुछ इस तरीके से छोड़ दो हम उसको बोलेंगे स्टेडी क्लाइंबिंग। जस्ट वही चीज अगर स्टेडी फ्लो में देखा जाए ना, इसका साफ मतलब है अगर यहाँ पे देखो बाबू, अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर स्टेडी फ्लो किसको लिए डिफाइन कर रहे हैं हम? फ्लूइड के लिए। अगर फ्लूइड का प्रॉपर्टी, फ्लूइड मतलब क्या? विच कैन फ्लो, जो कि बह सकता है, अगर वो फ्लूइड का प्रॉपर्टी एक फिक्स्ड लोकेशन पे, एक फिक्स्ड लोकेशन पे, एक फिक्स्ड टाइम पे, एक फिक्स्ड लोकेशन पे, एक फिक्स्ड टाइम पे उसका अगर प्रॉपर्टी सेम रहे ना, तो उसी को बोल देंगे स्टेडी फ्लो। जैसे कि टेम्परेचर, वो एक प्रॉपर्टी है फ्लूइड का। प्रेशर, मान लो यहाँ पे जो फ्लूइड का प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर है ना, यहाँ पे इस लोकेशन पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड है और वो ना फिक्स्ड है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे इस लोकेशन पे एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में सेम चीज आ रहा है, तो जब भी नापने जा रहे हो, इसका मतलब जो फ्लो हो रहा है ना, वो स्टेडी फ्लो का इसका डेफिनेशन ही वही है कि अगर फ्लूइड का प्रॉपर्टी, जैसे कि तुम्हारा प्रॉपर्टी को हम स्पीड मान लिए थे, फ्लूइड का प्रॉपर्टी एक फिक्स्ड लोकेशन पे, एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे अगर सेम आए, तो उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। और अगर टाइम रेट या फिर लोकेशन डिफर कर जा रहा है, तुम्हारा स्पीड डिफर कर जा रहा है, उसी को बोल देंगे अनस्टेडी। ठीक है? तो स्टेडी फ्लो को लिख देंगे कि फ्लूइड प्रॉपर्टी does not change with fixed location and time interval या फिर टाइम ड्यूरेशन या फिर टाइम एट ए टाइम भी लिख सकते हो, उसको एट ए टाइम भी लिख सकते हो गया? बात समझ में आई स्टेडी फ्लो प्रोसेस? और अनस्टेडी फ्लो प्रोसेस में क्या होता है? स्टेडी फ्लो प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें कि फ्लूइड का प्रॉपर्टी एक फिक्स्ड लोकेशन पे एट ए गिवन टाइम पे अगर उसका वैल्यू सेम आए, तो वो होता है स्टेडी फ्लो। और अनस्टेडी फ्लो है कि तुम्हारा एक फिक्स्ड लोकेशन उसका भी नहीं है, या फिर टाइम भी उसका फिक्स, कोई भी तीनों चीज में एक चीज अगर डिफर कर गया या फिर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफर कर गया, तो उसको बोलते हैं क्या चीज? अनस्टेडी फ्लो। आया बात समझ में? जस्ट इस चीज को लिखो। हंस रहा है जी? माइंड में घुस रहा है इसलिए स्टडी और स्टडी में डिफरेंस समझ में आया ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या था याद है? वो से कोई भी पूछ दिया तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल में से एक है, और उसका ये वाला अगर एग्जांपल तुम रख लिया ना, तो तुम्हारा माइंड में समझो बस गया। हाँ समझदार हो गया आजकल, समझ में आ रहा है इसको। जल्दी से बात
ये वाला बचा हुआ था ना, ये वाला देखो जल्दी। लिखिए। अब कोई भी पूछेगा स्टेडी फ्लो और स्टेडी फ्लो के बारे में जान बता दोगे? क्या बताओगे? क्या बताओगे? स्टेडी फ्लो सर वो होता है कि अगर किसी पॉइंट पे उसका किसी फ्लूइड का स्पीड मतलब प्रॉपर्टी अगर इक्वल रहे, इसमें एग्जांपल देते हैं किसी फ्लूइड का प्रॉपर्टी अगर इक्वल रहे, टाइम भी सेम रहना चाहिए, तो उसी को स्टेडी फ्लो बोलते हैं। स्टेडी फ्लो एट ए गिवन टाइम। स्टेडी फ्लो प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें कि फ्लूइड का प्रॉपर्टी एट ए गिवन लोकेशन विद ए टाइम अगर सेम रहे तो तुमको स्टेडी फ्लो बोल देंगे, अगर टाइम डिफर कर जाए तो उसको अनस्टेडी फ्लो बोल देंगे। हो गया क्लियर? टोटल चीज। अब ना फिर से ये वाला चीज समझने के बाद यहां पे आते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ये वाला देखो थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको। यहां पे ये वाला चीज लिखना ना इंपॉर्टेंट है, सुनिए। हां यहां पे देखो, यहां पे तो देखो, इतना देखो जितना देखा जा सकता था। देखो m डॉट सेम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या है, m डॉट सेम है, m1 डॉट इज इक्वल्स टू m2 डॉट। उसमें क्या लिए थे, एक पाइप लिए थे हम लोग, एक पाइप में क्या था, इनलेट था आउटलेट, इनलेट और आउटलेट। इन निकल रहा था मास और एनर्जी, और मास और एनर्जी आउट कर रहा था। ठीक है, जस्ट चीज ध्यान देखो। कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि m1 डॉट मतलब एक सेकंड या फिर प्रति टाइम में रेट में जो मास फ्लो रेट यहां होगा और यहां होगा, m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट। इसका यूनिट क्या था बाबू, केजी पर सेकंड। यही m1 डॉट को हम अलग इक्वेशन के हिसाब से लिखे ना तो देखो क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। c को हम यहां वेलोसिटी लिखे हैं, गड़बड़ाना मत कि वेलोसिटी को हम सब v लिखते थे, यहां पे c लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां वॉल्यूम को v हम लोग लिखते हैं, इसीलिए यहां पे c लिखते हैं। ठीक है, c इज द वेलोसिटी, c यहां पे वेलोसिटी लिख देना तुम पूरी वेलोसिटी, क्योंकि हम लोग बाद में ना वॉल्यूम को हम v लिखेंगे, इसलिए c यहां पे लिख दिया। नहीं चाहो तो v भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रो डेंसिटी है, a है एरिया, रो है डेंसिटी और c है क्या, स्पीड। ठीक है, रो1 a1 c1 पॉइंट 1 पे इज इक्वल्स टू रो2 a2 c2। अब तुम बोलोगे ना ऐसे कैसे लिख दी m1 डॉट इक्वल्स टू कोई हिसाब है क्या, नहीं, इसका यूनिट तुम चेक करके देख लो, केजी पर सेकंड आएगा। कैसे, डेंसिटी का क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, और c वेलोसिटी है तो क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। यहां पे क्या आया, ये मीटर स्क्वायर और 1 मीटर क्यूब को काट देगा, बचा क्या, केजी पर सेकंड, चीज सेम है। इसलिए हम m1 डॉट को डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। आया बात समझ में? इसीलिए रो1 a1 c1 इक्वल टू रो2 a2 c2, और ये भी क्या दर्शाता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। यहां से भी तुम इक्विटी इक्वेशन इसी को बोलते हैं, रो1 a1 c1 इक्वल्स टू रो2 a2 c2, और इसी को बोलते हैं बाबू कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्वेश्चन तो इसी इक्वेशन में आता होगा सर, कंटिन्यूटी बताना है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब तुमको क्या बोल देगा ना कि चलो एक ओपन सिस्टम का कोई एक एग्जांपल दे देगा, कोई एग्जांपल है, बहुत सारे चीज पढ़ाएंगे, टरबाइन, कंप्रेसर, नोजल, सारा चीज। तो ये क्या बोल देगा कि एक ओपन सिस्टम है, चलो टरबाइन है कैसे, ठीक है, टरबाइन में ना क्या हो रहा है, टरबाइन में क्या हो रहा है कि इनलेट पे एरिया 5 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, आउटलेट पे कुछ एरिया है, ठीक है, आउटलेट पे कुछ एरिया है, मान लो कि यहाँ पे 3 मीटर स्क्वायर है, ऐसे एग्जांपल लीजिए, 3 मीटर स्क्वायर। एरिया सेम होगा तब ना मास वो इक्वल जाएगा उधर, अगर एरिया डिफर होगा तो मास। हम फिर से नहीं समझ पाया तुम, हम मास फ्लो रेट का बात कर रहे हैं। अच्छा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इतना अमाउंट जा रहा है, एक सेकंड में उतना जा रहा है, हो सकता है कोई ज्यादा स्पीड से क्रॉस कर जाए। एरिया क्या होता था, q इक्वल्स टू a1 v1 इक्वल टू a2 v2। जब ना यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एरिया कम हो रहा है, तो जब एरिया a2 यहाँ पे कम है, a2 कम है, अब a1 यहाँ पे
ज्यादा है, A1 ज्यादा है, A2 कम है, तो V1 कम होगा, V2 ज्यादा होगा। समझ में आया ना? चीज तो सेम ही है, ज्यादा स्पीड से निकल गया होगा, 1 सेकंड ज्यादा स्पीड से निकल, ज्यादा मास निकल जाएगा, चीज वही है यहाँ पे। समझ गया? समझदार है इसका मतलब। अब देखो यहाँ पे ρ1 A1 C1 ρ2 C2। हम एग्जांपल में क्या लेते हैं कि ओपन सिस्टम वाला टरबाइन है, उसका एरिया 5 मीटर पर सेकंड है, 3 मीटर पर सेकंड है। उसमें क्या है कि जो डेंसिटी है मेरा मान लो सेम ही है, जो एक ही फ्लूइड जा रहा है ना, दो फ्लूइड को तो हम लोग डाल देते हैं, एक ही फ्लूइड उसका डेंसिटी सेम होता है, फ्लूइड का अलग अलग अपना अपना होता है और वो डेंसिटी सेम है। तो ρ1 ρ2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। A1 A2 तुमको दे दिया और वो भी तुमको दे दिया ना वहां पे कि चलो C1 जो वेलोसिटी एट वन सेक्शन है, वेलोसिटी एट वन सेक्शन वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो आप बताइए कि यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा। हम चलो टरबाइन का केस एक गलत एग्जांपल ले लेंगे, क्योंकि टरबाइन ना वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, तो उसमें हमेशा वर्क निकालते हैं। नोजल क्या है, नोजल का एरिया कम होता है, वो वेलोसिटी इंक्रीज करता है एट द आउटलेट। ठीक है, तो हम वेलोसिटी का समझे एक एग्जांपल लिए, अरे नोजल का एक एग्जांपल लिए। नोजल केस में कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, उसका यहाँ पे क्या होता है, एरिया कम होता है। एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे एरिया 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे एरिया 3 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे वेलोसिटी एट द इनलेट 5 मीटर पर सेकंड है, तो V2 बताइए, आउटलेट ऑफ द नोजल बताइए। तो डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकल सकता है क्या, डायरेक्टली यहाँ से नहीं निकल सकता, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही चीज हीट होता है यहाँ पे देने लगे ना, तो उसको हम एक स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि अभी बता रहे हैं कैसे होता है। लेकिन क्या अगर केवल दो ही सिंपल से चीज दिया है, A1 V1 A2 V2 करके नहीं निकल सकते हैं, चीज तो वही है। यहाँ जो भी एग्जांपल ये थे A1 V1 C है, V1 ही ना एक तरह से A1 C1 A2 C2 कब है वो, जब डेंसिटी सेम रहेगा। आ गया बात समझ में? डेंसिटी कब सेम रहेगा, जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, मतलब वो कंप्रेस नहीं होगा। डेंसिटी का मतलब क्या, एक यूनिट वॉल्यूम में ना कितना मास है। अगर यहाँ का एयर को पूरा दबा दिया जाए तो एक यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट वही चीज है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है कि फॉर इनकम्प्रेसिबल, अगर यही चीज लिखें कि फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल में क्या होगा, वो कंप्रेसिबल ही नहीं हो रहा है, उसका डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ρ1 ρ2 हो जाएगा, तो दोनों कट जाएगा। वो इनकम्प्रेस नहीं हो रहा है, मतलब कंप्रेस नहीं हो रहा है, इनकम्प्रेसिबल है, तो कंप्रेस हो नहीं रहा, उसका डेंसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर यही एयर है, ये एयर ना कंप्रेस ही ना हो, तो डेंसिटी कुछ चेंज होगा, सेम वॉल्यूम में सेम मास रहेगा, लेकिन इसी एयर ना को दबा दिया जाए, कंप्रेस कर दिया जाए। अब इतना एयर है, वो कम वॉल्यूम में आ गया कि नहीं, कम वॉल्यूम में इसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए ρ1 ρ2 डेंसिटी सेम होगा, तो यहाँ पे ρ1 और ρ2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम मेरा कंक्लूजन क्या निकला, A1 C1 A2 C2। सी तुम लोगों को अगर अनकंफर्टेबल लग रहा होगा तो हम ही लिख देते हैं। चलो भी लिख देते हैं, दोनों जगह भी लिख देते हैं, तो तुम लोग को कंफ्यूज है कि सी और बी में क्या अंतर है। वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक है। तो A1 V1 A2 V2, और इसी को हम लोग अभी बताए थे Q A1 V1 A2 V2। अरे एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर, V1 की वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है, यही ना है वॉल्यूम फ्लो रेट। इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज, या फिर इसी को बोलते हैं क्या, वॉल्यूम फ्लो रेट। एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। आ गया बात समझ में? ये है तुम्हारा कंटिन्यूटी इक्वेशन, और ये है तुम्हारा क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ मास का इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। लिख लो यहाँ तक आया समझ में? पहले बढ़ा दो उसको, लिखिए इधर नहीं उधर, हाँ वो 5 हो गए, डाउन हो गए, ये डाउन हो गए, बस।
देखो एक चीज यहाँ पे नहीं भूलना है, एक चीज क्या नहीं भूलना है कि ये जो टेंस ये वाला ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ये है आफ्टर इनकम्प्रेसिबल, जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो तब का ये वाला इक्वेशन है, ये वही वाला इक्वेशन चेंज हुआ है यहाँ पे। जब भी बैठाओगे तो सतर्कता से बैठाओ। अगर वहां पे दे दिया कि डेंसिटी भी चेंज हो रहा है, डेंसिटी भी चेंज हो रहा है, तो आपको ये वाला इक्वेशन बैठाना पड़ेगा, और ये वाला सबसे ज्यादा तो कंफ्यूज करेगा ये वाला एग्जांपल। चाहे गेट में भी एक बार पूछा था, शायद हमको याद नहीं है कौन सा ये में ईयर में ये पूछा था, डेंसिटी दोनों दे दिया था। अब स्टूडेंट क्या किया था ना a1 v1 a2 v2 कर दिया था, वेलोसिटी निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे दोनों को कंसीडर करना था क्योंकि वो कंप्रेसिबल था, इनकम्प्रेसिबल नहीं दिया था। इनकम्प्रेसिबल रहेगा तो यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनता है। ये वाला तो लिख लिया ना इसमें। अब देखो हम तुमको क्या पढ़ाया था बाबू, स्टेडी फ्लो और अनस्टेडी फ्लो। तो हम पागल नहीं थे कि अनस्टेडी और स्टेडी ऐसे ही पढ़ा दिए। ओपन सिस्टम में हम ये मान करके चलते हैं जो फ्लो हो रहा है वो स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग ये बोलते थे ना कि रिवर्सिबल फ्लो, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो उसी तरह से तरीका से ओपन सिस्टम में जो हम लोग मान करके चलते हैं कि जो फ्लो हो रहा है ना वो स्टेडी फ्लो हो रहा है, इसीलिए वैसा ही एक इक्वेशन लिखते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। वो भी क्या है, एनर्जी को बैलेंस करता है। एक्चुअली कैसे ये देखो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पे ये ले रहे हैं कि यहां पे मान लो एक इस टाइप का चीज है। अब ये वाला चीज तो फिक्स्ड हो गया ना, तो फिर ये क्लोज्ड सिस्टम में आ जाएगा क्योंकि इसमें एनर्जी केवल ट्रांसफर का मास में से ट्रांसफर हो रहा है नहीं है। तो क्लोज सिस्टम को ना ओपन सिस्टम बनाना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, बस ना एक इनलेट कर दो और एक आउटलेट कर दो, कुछ नहीं करना है। एक इनलेट कर दो एक आउटलेट कर दो, मास आएगा मास जाएगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, हो गया ओपन सिस्टम, कुछ नहीं करना है। ये तो इजी है, जो आज भी बच्चा जन्म लिया है ना वो भी समझ जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ तुम्हारा मास इन, ये हुआ तुम्हारा मास आउट, यहां से हो गया तुम्हारा क्या इन, यहां से हो गया तुम्हारा आउट, ठीक है। अब तुम एक चीज देख रहे हो क्लोज सिस्टम में ना, ये एग्जांपल क्या लिए थे कि क्लोज सिस्टम का एक एग्जांपल ये था कि पिस्टन सिलेंडर एलिमेंट है, इसमें वाल्व दोनों बंद है, ठीक है। ये पिस्टन था, ये पिस्टन था। अब तुम एक बात ध्यान रखना, ये जो मेरा गैस बर्न होने के बाद जब ये प्रेशराइज्ड करता था ना इसको, तो पिस्टन इधर मूव करता था, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था कि नहीं, ये वाला सिस्टम का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था। उस समय मेरा सिस्टम ये वाला था, ये बाउंड्री था, ये वाला वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा था कि नहीं कर रहा था। लेकिन क्या तुम एक चीज समझो कि तुम पाइप लिए हो कहीं पे, क्या पाइप का वॉल्यूम कहीं इंक्रीज डिक्रीज करता है? कभी टरबाइन का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करते देखिए हो ही नहीं सकता है। जस्ट वही चीज यहां भी देखो, क्या इसका वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? कुछ नहीं, बस इस सिस्टम में क्या हो रहा है ना कि मास इन हो रहा है, मास आउट हो रहा है, एनर्जी इन हो रहा है, एनर्जी आउट हो रहा है। लेकिन क्या वॉल्यूम में कोई डिफरेंस है? नहीं, इसमें तो वॉल्यूम डिफरेंस हो जाता है में, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं डिफरेंस है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। तो ओपन सिस्टम को और क्या नाम से जान सकते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम, या ठीक है। आगे बात समझ में आया? बात समझ में आ गया। कंट्रोल वॉल्यूम क्यों बोलते हैं? इसका वॉल्यूम कंट्रोल है। इसके बाद ना इसमें मास फ्लो कहीं नहीं होता था, इसलिए हम इसको बोलते थे नॉन फ्लो प्रोसेस, मतलब फ्लो नहीं हो रहा था।
इसमें फ्लो हो रहा था, केवल एनर्जी का फ्लो हो रहा था। इसको बोलते थे नॉन फ्लो प्रोसेस। लेकिन इसमें मास का इन हो रहा है, मास का आउट हो रहा है, तो फ्लो हो रहा है कुछ, इसीलिए इसको एक और नाम से जानते हैं ओपन सिस्टम को, और वो नाम है क्या चीज? फ्लो प्रोसेस या फिर फ्लो प्रोसेस। आ गया बात समझ में? ओपन सिस्टम को दो नाम और क्यों जानते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम और फ्लो प्रोसेस। ये हुआ इसका अपना डिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कि जो सिस्टम में एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं इसमें वो क्या रहा है। जस्ट ये वाला चीज देख लोगे ना, तो इसी से हम इसके पी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिख देंगे और तुम्हारा टोटल काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे चलो हीट हम इसको दे रहे हैं। क्यों हीट दे रहे हैं? कुछ वर्क निकल रहा है, हम ये मान करके चल रहे हैं। ठीक है, यह मान करके चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एट द इनलेट, इस पोजीशन को 1 मानते हैं, इस पोजीशन को क्या मानते हैं? 2। ठीक है, अब बस हम इतना कैलकुलेट करते हैं ना, हम लोग तो फर्स्ट लॉ में ही पता चल गया था ना कि एनर्जी कंजर्वेशन नाम का एक चीज है। एनर्जी जहां पे भी रहे बस कंजर्व रहेगी, मतलब केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी, लेकिन वो कहीं ना वेस्ट होगी ना कहीं से क्रिएट होगी। चीज वही है, जस्ट उसी चीज को ना हम यहाँ पे दोहराएंगे। और एट द इनलेट जो सेक्शन 1 लिए है ना, यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे टोटल एनर्जी के नाम से। ठीक है, सेक्शन 1 एनर्जी एट 1, एनर्जी एट 1, ध्यान से देखियो, एनर्जी एट 1, एनर्जी कहाँ पे? 1 पे। अब बताओ कि कोई भी एनर्जी फ्लो हो रहा है, भाई तुम दौड़ रहे हो, तुम्हें काइनेटिक एनर्जी है, तुम कुछ हाइट पे हो, पोटेंशियल एनर्जी है, तो यार बताओ भाई, बताओ कुछ इस तरह बताओ कि यहाँ पे ये एक मान लो डेटम लाइन है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो कि Z1 है ना, और यहाँ से यहाँ तक का हाइट मान लो मैं कि Z2 है। मान लें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जितना हाइट होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो एनर्जी एट 1, ध्यान से देखो एनर्जी एट 1 पे ना कौन सा एनर्जी होगा? जो मेरा वाटर है, मान लो कि वाटर है यहाँ पे, तो वाटर के पास कौन सा एनर्जी होगा? सबसे पहला बात काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? हाफ mv²। हम 1 पे लिख रहे हैं इसलिए 1 लिख दे, क्या कोई गुना कर देंगे? नहीं गुना करेंगे। ये हुआ तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि कुछ हाइट पे तुमको दिख रहा है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mg/z। एट 1 पे हम लिख रहे हैं तो m1 लिख देंगे, z1 लिख देंगे, g1 जो क्या होगा वो तो एक्सप्रेशन में रिलेटिव है, वो तो सेम होगा। ठीक है, तो m1 g/z1, ये हुआ टोटल क्या? काइनेटिक एनर्जी के ये लिखना है, तुम लोग अच्छा से लिखना है इसको। ये वाला चीज पोटेंशियल एनर्जी, P मतलब प्रेशर एनर्जी को समझना, पोटेंशियल एनर्जी लिखना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ यहाँ पे इसके पास कुछ इंटरनल एनर्जी होगा कि नहीं होगा? जब हो गया तो लिख देते हैं U1 इंटरनल एनर्जी। और तुम लोग उस दिन बताया कि फ्लो एनर्जी क्या होता है? फ्लो करना है इसमें कोई चीज, उधर से एयर रेसिस्ट अभी कर रहा है कि नहीं? जो रेसिस्ट कर रहा है उसके लिए वो लगा रहा है ना, तभी तो फ्लो कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं फ्लो एनर्जी। तो फ्लो एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो 1 पे हम लिखते हैं इसको P1 V1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और क्या हो रहा है बाबू? और कुछ हो रहा है? और कुछ नहीं हो रहा है। यानी फ्लूइड जो यहाँ पे पास कर रहा था ना, उसके पास कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और ये हुआ फ्लो एनर्जी। अब जस्ट यही चीज मेहनत लगा केवल 1 पॉइंट पे लिख लेते, तुम लोग खुद बता दोगे कि एनर्जी एट 2 क्या होगा। एनर्जी एट 2 यहाँ पे 2 में 1/2 E2 = 1/2 m2v2² प्लस m2g/z2 प्लस u2 प्लस v2v2। आया बात समझ में? जस्ट इसी को ना इक्वेशन को एनर्जी एट 1 = एनर्जी एट 2 कर देंगे, और करेंगे क्या?
यहाँ पे एक बात मत यहाँ पे एक बात मत भूलना, यहाँ पे हीट को हम ऐड किए हैं और यहाँ से वर्क को लिए निकाले हैं। ये कंट्रोल वॉल्यूम में याद रखना कि हम हीट लिए हैं और वर्क दिए हैं, निकाले हैं। तो क्या जब लिए हैं तो वो इनलेट के साथ जुड़ जाएगा, क्या इनलेट के साथ जुड़ जाएगा, और जो वर्क है आउटलेट के साथ जुड़ जाएगा। आया बात समझ में? मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व हो रहा है, मतलब जितना यहाँ पे एनर्जी होगा फ्लूइड के पास जितना यहाँ एनर्जी होगा उसमें क्या ऐड हो रहा है, हीट एनर्जी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क एनर्जी। ठीक है, इसी चीज को हम बैलेंस कर देते हैं, एनर्जी एट 1 इक्वल्स टू एनर्जी एट 2। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं 1 इक्वल टू 2 ऐसा करते हैं तो क्या लिख देंगे, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस m1g1 प्लस, अब देखो यहाँ u1 प्लस v1 v1 u प्लस v इक्वल टू एंथैल्पी h1। यहाँ पे इस चीज को h1 लिख सकते हैं, यहाँ पे इस चीज को h2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देंगे, h1। आया बात समझ में, h1 प्लस में एक चीज और ऐड करना मत भूलना, q हीट Q1 एक ही तो हीट है ना, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस m2 g z2 प्लस h2 प्लस w। ठीक है, वाह। अब ना इसी यही हो गया तुम्हारा हीट बैलेंस, 1 इज इक्वल्स टू 2 इनलेट इज इक्वल्स टू आउटलेट, यही तुम्हारा होगा एनर्जी बैलेंस। जस्ट इसी चीज को हम सजाते हैं, और सजाते हैं इस तरीके से है कि टोटल में m1 इक्वल टू m2 है, ठीक है, डॉट लगा दिया, कंटिन्यूटी के सुविधा क्या पड़ेगा, m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट। अगर एक ही इनलेट और एक ही आउटलेट है तो एक इनलेट और एक आउटलेट है, m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट, ऐसे ही होता है। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि m को ना मास को पर यूनिट मास फ्लो रेट के हिसाब से ले रहे हैं, मतलब टोटल में m1 ना हम डिवाइड कर रहे हैं। जब डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, देखो m1/2 m1 यहाँ घट जाएगा, केवल क्या बचेगा, v1 स्क्वायर, यहाँ पे g into z1 बचेगा, एंथैल्पी डिवाइडेड बाय m क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी पर केजी के हिसाब से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाता है, जस्ट वही चीज यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी हो गया। आया बात समझ में? प्लस ये बड़ा वाला क्यू है डिवाइडेड बाय m, इसके साथ तो मास भी डिवाइड हो रहा है। अगर हीट का यूनिट क्या होता है, जूल, ठीक है, अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाय मास कर दे तो जूल पर केजी यूनिट ही हो जाएगा, लेकिन q बाय m यहाँ छोटा वाला q हम लिखते हैं इसको, ये q इक्वल्स टू क्या है, बड़ा वाला q डिवाइडेड बाय m, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल या फिर जूल पर केजी, किलो जूल या जूल पर केजी। ठीक है, q इज इक्वल्स टू हाफ v2 स्क्वायर प्लस g into z2 प्लस h2 है छोटा वाला h2 प्लस छोटा वाला w, इसका भी क्या यूनिट हो जाएगा, जूल पर केजी। ठीक, जस्ट इसी चीज को सजाते हैं और लिखते हैं। पहले ना h1 को हम लिखते हैं, पहले किसको लिखते हैं, h1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2 प्लस g into z1, ये टोटल एनर्जी हो गया, प्लस Q, उसको हम अलग लिखेंगे, हीट एनर्जी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस G into Z2 प्लस W डॉट, वो पर केजी है इसलिए हम डॉट लिख रहे हैं। ठीक है, तो पर केजी है, यही मेरा इक्वेशन है, कौन सा, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। यही है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन आ गया, इसी को बोलते हैं SFEE इक्वेशन। आया बात समझ में, कैसे आया यहाँ पे, कोई दिक्कत परेशानी इस डेरिवेशन में, कोई दिक्कत। अब स्टूडेंट क्या करेंगे ना, रटता है इस चीज को, लेकिन आया कहां से, एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी आउट से। ठीक है, यहाँ पे अब ना इसका अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि तुम लोग कहीं जाते हो तो यहाँ पे बैठे हुए तो शांति से बैठे हुए, यहाँ तुम लोग अलग फॉर्म है, रोड पे जाओगे तो अलग फॉर्म तुम लोग का दिखेगा, कॉलेज में जाओगे तो अलग फॉर्म दिखेगा। जस्ट यहाँ पे देखो, अब इसका फॉर्म बस चेंज करते हैं यूनिट के हिसाब से,
तो यूनिट से अपना खेलते हैं कैसा यूनिट है उसी हिसाब से यहाँ पे पुट करना होगा वैल्यू बाद में चलती है। यहाँ पे ना H1 का वैल्यू क्या है पर केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से यहाँ पे देखो पर केजी के हिसाब से इसका टोटल का यूनिट जूल पर केजी हो जाएगा, ठीक है, जूल पर केजी। यहाँ पे देखो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा जूल पर केजी। लेकिन तुम्हें को मन में है तुमको लग रहा है नहीं हम ऐसे कैसे लिखेंगे, हमको ना किलो जूल पर केजी में चाहिए, एकदम नहीं मानेंगे खाना नहीं खाएंगे ऐसा बोलो मान लो, तो यहाँ तुमको किलो जूल पर केजी में लिखना होगा। H1 को तो चलो मान लेते हैं कि H1 तुम्हारा किलो जूल पर केजी में दिया होगा, लेकिन ये तो नहीं ना दे सकता है, ये नहीं दे सकता है। 1000 से डिवाइड कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे तो वही किलो जूल हो जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो जस्ट इसी चीज को ना लिखते हैं H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000, ठीक है। अगर H1 यहाँ किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है तो प्लस G into Z1 डिवाइडेड बाई 1000 लिख लिया, लिखा प्लस Q लिख सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत हो तुरंत बताना। Q इज इक्वल्स टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 और G Z2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस W। हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि जो H1 दिया है किलो जूल पर केजी में दिया है, Q दिया है किलो जूल पर केजी में दिया है और जो वर्क डन दिया है वो भी किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है। आया बात समझ में? तो इसका टोटल यूनिट क्या हो जाएगा किलो जूल पर केजी। अरे रुपया के साथ जुड़ेगा ना, रुपया को अगर पैसा से जोड़ दोगे तो पैसा को पहले रुपया में कन्वर्ट करना होगा। जैसे कि 1 रुपया और 50 पैसा, तुम ये नहीं बोल सकते हो 150 पैसा, 150 पैसा बोल सकते हो क्या? अरे बोल सकते हो भाई, क्या कंफ्यूज हो गया? 1 रुपया और 50 पैसा, उसको 1.5 पैसा नहीं बोल सकते हो, लेकिन 150 पैसा बोल सकते हो ना। बात समझ में? हम किए क्या, 1 रुपया को पहले पैसा में बदले, 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा और 50 पैसा था 150 पैसा, तो पैसा में उसको कन्वर्ट किया, था तो दोनों सिक्का ही ना, जस्ट वही चीज को कन्वर्ट किया। अगर तुम्हारा एंथैल्पी किलो जूल पर केजी में दिया रहेगा तो तुमको ये वाला इक्वेशन लिखना है, अगर एंथैल्पी जूल पर केजी में दिया है तो ये वाला इक्वेशन लिखना है। आ गया बात समझ में? जस्ट ना तुमको ना मास फ्लो रेट मान लो अलग अलग दे दिया, कोई इक्वेशन में मान लो बोल दिया यहाँ का मास फ्लो रेट अलग है, यहाँ का मास फ्लो रेट अलग है, तो तुमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जस्ट उसी के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे मास फ्लो रेट देने के बाद कि m1 डॉट h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई, चलो 2000 का इक्वेशन लिख लेते हैं, g into j1 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस q इज इक्वल्स टू m2 डॉट m1 डॉट m2 डॉट into h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस g ऑफ z2 डिवाइडेड बाई 1000 प्लस w। आया बात समझ में? तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यहाँ पहले देखो किलो जूल पर केजी था और मल्टीप्लाई की केजी पर सेकंड से, तो केजी कट गया, इसका यूनिट क्या हो जाएगा किलो जूल पर सेकंड। इसका यूनिट ये वाला इक्वेशन का यूनिट होगा केजी किलो जूल पर सेकंड, ये इक्वेशन का यूनिट होगा किलो जूल पर केजी, ये इक्वेशन का जूल पर केजी। आया कहां से? आया भाई यहीं से, बस किस हिसाब से वहां की इक्वेशन में दिया हुआ है ना न्यूमेरिकल में, उस हिसाब से तुमको पुट करना है। तुम यही पे सारा कुछ कर सकते हो, सारा क्रियाक्रम इसका यही कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लायक वही से ना, यहाँ पे अगर किलो जूल के हिसाब से दिया होगा तो बस 1000 से डिवाइड कर देना भाई यही सब में, और इसको भी किलो जूल में ही पुट करना। आया बात समझ में? नहीं आया तो फिर 1000 से डिवाइड करना तुम्हें। समझ में आ गया? यूनिट सेम होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, सेम यूनिट को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आया बात समझ में? टोटल और मल्टीप्लाई करने में दोनों यूनिट को मल्टीप्लाई करने में के बाद जो बचता है कैंसिल करने के बाद वो मेरा बचता है, तो प्लस या माइनस कर रहे हो तो तुमको सेम यूनिट के साथ प्ले करना होगा। इसको बोलते हैं यूनिट के साथ खेलना। आया? जिस हिसाब से तुमको क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से तुम करोगे, और ये 5 नहीं 7 नहीं 9 11 स्टार कर दोगे तो भी कम नहीं है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन तक कोई पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में, और जेईई वगैरह में तो डायरेक्ट पूछ देगा ये वाला इक्वेशन, बोल देगा ना ये वाला इक्वेशन का यूनिट बताओ, ये बताओ ऐसे फ्री इक्वेशन ये है या नहीं है, 4 ऑप्शन में डायरेक्ट पूछ देगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन में वो m1 डॉट इक्वल टू m2 डॉट इनकम्प्रेसिबल के लिए क्या होगा, a1 b1 इक्वल टू b2
इनकम्प्रेसिबल क्यों होगा? कंप्रेसिबल के लिए क्या होगा? ρ1 a1 c1 इक्वल टू ρ1 a1 b1, सॉरी ρ1 a1 b1 इक्वल टू ρ2 e2 b2। ऐसा करके जेईई में पूछता है। अगर तुम क्वेश्चन देख लोगे ना, स्पेशली एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, मतलब झारखंड एसएससी, क्वेश्चन देख लोगे ना, बहुत ही सिंपल रहता है, बहुत ही सिंपल रहता है। बस तुमको टाइम मैनेजमेंट वहां पे आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, जस्ट ये जो पढ़ा रहा है ना, जस्ट यही सारा चीज हिसाब होता है। बस तुमको वे ऑफ आंसरिंग, वहां 4 ऑप्शन तुमको दिया है ना, चारों लगेगा ना घूम रहा है। जब तक प्रैक्टिस अगर करके जाओगे तो तुमको कोई वो आंसर नहीं घूमेगा, जाकर सटीक मार दोगे। कुछ भी नहीं लगता है। यूनिट के साथ जो खेलोगे ना, जस्ट वही खेल करके आ जाना है वहां पे और टिक मार जाना है। मिनिमम कॉन्सेप्ट में से एक देता है वो, मिनिमम कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है टाइम के चलते, हड़बड़ाहट के चलते, जस्ट उसी को हड़बड़ाई को दूर करना है और हम लोग को एग्जाम निकालना है। कैसे निकलेगा? टेस्ट सीरीज दो, जो पढ़ा रहा है बस कॉन्सेप्ट पूरा एकदम रिवीजन करो घर पे जाके। टेस्ट सीरीज देने से क्या होता है, तुमको गलती समझ में आएगा। प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर 10 साल का क्वेश्चन का 20 साल का बनाओ, जितना बनाओगे प्रैक्टिस उतना सुधरेगा तुम्हारा। ऐसे करके एग्जाम निकलेगा। ठीक है, तब तक इस चीज को इस टॉपिक का नाम दे देना एसएफ इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन। ये वाला याद रखना, हम फिर से पूछेंगे हर एक इक्वेशन में, हर एक ये हो गया। फोटो की लिखो आराम से। यहाँ पे लिख लेना काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, फ्लो एनर्जी। और यही इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी क्या होता है? एंथैल्पी। इधर हो गया ना।
स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFE के नाम से इसको जानते हैं। जस्ट ना सेकेंड वाला जो मेरा इक्वेशन है, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड और ये हुआ और अलग अलग टर्म में सेकेंड वाला इक्वेशन को हम लिखते हैं, कोई भी इक्वेशन को लिखो कोई दिक्कत नहीं, हम लिखते हैं सेकेंड वाला h1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस z इंटू z1 प्लस q इज इक्वल्स टू आउटलेट के टर्म में लिखते हैं h2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस z ऑफ z2 प्लस वर्क डन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जल्दी लिखो। कहाँ तक लिखा है? हाँ तो लिखो ना, जल्दी से लिखो, क्या लिखो? कॉलेज h1 plus q1 square by 2000 plus g01 divided by 1000 plus q equals to dot जल्दी लिखो। हो गया। अब देखो यहाँ पे जस्ट वही इक्वेशन लिखे हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को यहाँ लिख दिए हैं। अब ना यहाँ पे हम बता रहे हैं, पहले हम बताएंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है क्या, स्टेडी फ्लो प्रोसेस क्या होगा उससे भी पहले बताएंगे। इसके बाद स्टेडी फ्लो एनर्जी ऐसे है डिराइव करके, तो वो दिखाएंगे ऐसे कैसे करके ये आता है। ठीक है, देखिए कुछ सब क्वेश्चन इस हिसाब से आता है, इतना टर्म है, बैठाते बैठाते तुमको समझ निकल जाएगा। अगर एक क्वेश्चन भी इससे आ गया तो बैठाते बैठाते समझ निकल जाएगा, क्वेश्चन कुछ उलझन से नहीं आता है। इसमें ना बहुत सारा चीज नेगलेक्ट होता है तुम्हारा। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के प्रॉब्लम का सॉल्व करने का मात्र एक तरीका है कि जो भी चीज नहीं दिया हुआ है ना उसको नेगलेक्ट कर दो। जैसे कि तुम्हारा अगर यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है और वेलोसिटी 2 भी नहीं दिया हुआ है, इनलेट और आउटलेट वेलोसिटी 0 दिया हुआ ना, सॉरी दिया ही नहीं हुआ है, तो तुमको उसको नेगलेक्ट कर देना है। मतलब कि ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म 0। अगर तुमको हाइट के बारे में भी दिया है कि इनलेट का हाइट इतना है, इंक्लिनेशन इतना है, उतना है, अगर तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा 0। तो जो भी चीज यहाँ पे नहीं दी हुई होती है ना उसको क्या है, उसको नेगलेक्ट कर देना, उसको 0 मान लेना। ये सबसे बहुत बेहतरीन रूल में से एक है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को सॉल्व करने का। नहीं तो ये इतना बड़ा है कि इसको ना वैल्यू बैठाते बैठाते तंग हो जाओगे। प्रॉब्लम भी जस्ट उसी टाइप से तुमको क्रिएट किया है। हाँ, प्रॉब्लम भी तुमको उसी ढंग से तुमको दिया रहेगा कि जो चीज तुमको नहीं दिया हुआ है उस चीज को नेगलेक्ट कर देना है एसएफई इक्वेशन में। यही है इसका सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या देखें, वेलोसिटी अगर 0 है, वेलोसिटी आउटलेट भी 0 है, तो तुमको दोनों को 0 कर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पोटेंशियल हाइट, क्योंकि हाइट अगर दोनों तरफ नहीं दिया हुआ है, बोल दिया ना कि जस्ट हॉरिजॉन्टली ऐसे ही प्लेस है। अब ये बताओ इसमें तो z1 z2 ही है ना, हाइट तो सेम, लेकिन अगर यही बोल देता ना कि इनलेट पे हाइट ऐसा है, वो इनलेट पे हाइट ऐसा है, अगर ये वाला चीज को रेफरेंस मान लेते हो यहाँ से, तो ये वाला हाइट z1 हो गया ना, इसमें z2 कैंसिल हो जाएगा, z2 0 हो जाएगा, लेकिन z1 हाइट तो कुछ दे रहा है ना। अगर यहाँ पे कुछ हाइट दिया है एटम से, तो यहाँ पे हाइट ले लेंगे। तो तुमको जो चीज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है ना, जस्ट उस चीज को 0 ले लेना है, नेगलेक्ट कर देना है। यही है बनाने का इसका तरीका। दोनों टर्म में नहीं दिया रहता है या फिर सिंगल टर्म में दिया, कोई भी टर्म, मान लो एक वेलोसिटी दिया हुआ है, दूसरा वेलोसिटी नहीं दिया हुआ, जो वेलोसिटी दिया हुआ है उसको बैठाओगे, और जो नहीं दिया उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको ऐसे भी क्रॉस करके 0 कर दो, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। ये है तुम्हारा ना सबसे बड़ा प्रॉफिट में से एक, कि तुमको कुछ नहीं करना है इस इक्वेशन में, जो चीज नहीं दिया हुआ है उसको नेगलेक्ट मानना। हिट नहीं दिया हुआ ना, कोई टेंशन नहीं भाई, हिट नहीं दिया हुआ तो क्या हुआ, 0 करने आता है ना, 0 बनाया है किसी ने, ठीक है, वर्क नहीं दिया हुआ है,
जीरो कर दो ना, क्या दिक्कत तुमको, कुछ जा रहा है जीरो करने में? नहीं जा रहा तो क्या दिमाग खपाई हुई है? जो भी टर्म नहीं दिखा जीरो कर दो उसको। लेकिन एक चीज जान लो कि हम अभी तक सबको जीरो कर दिए, लेकिन इंथैल्पी को कभी जीरो नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि इंथैल्पी इज एसोसिएटेड विद द टेंपरेचर H इक्वल टू mCp डेल्टा T। अब तुम बताओ हमको, ये बात पता है कि टेंपरेचर बताते समय कि जो भी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है ना, वो एक सेंट्रल टेंपरेचर पे मेंटेन रहना चाहती है। तो जब यहाँ पे कोई भी फ्लूइड आएगा, कोई भी फ्लूइड जाएगा, कहीं बीच में भी उसका कुछ तो टेंपरेचर होगा, कुछ तो टेंपरेचर में चेंज होगा। अगर 1 पॉइंट पे लिखना चाहते हो तो इसी इक्वेशन को H1 पे mCp T1 और 2 पॉइंट पे लिखते हो तो mCp T2। तो इतना जान लो ना कि ये इंथैल्पी ना कभी जीरो नहीं होगा, ये इंथैल्पी कभी जीरो होगा ही नहीं। आया बात समझ में? बस ऐसा नहीं है वो टेम्परेचर नहीं देगा, तुमको टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, तो इंथैल्पी देना पड़ेगा। तो इंथैल्पी कभी जीरो नहीं होता है। क्यों इंथैल्पी जीरो नहीं होता है? इंथैल्पी का प्रोडक्ट है किसका? इंटरनल एनर्जी और फ्लो एनर्जी का। अब तुम बताओ कि तुम्हारे अंदर कभी इंटरनल एनर्जी खत्म होगा? तुम कभी कभार बोलते हो जाकर रूम में जाकर के, कभी कभार बोलते हो रूम में जाकर पार्टनर को, भाई आज ना मेरे अंदर एनर्जी खत्म हो गया है, आज तुम खाना बनाओ। ऐसा कभी बोलता है? जब बोलोगे ना वहां पे जाके, इसका साफ मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इंटरनल एनर्जी खत्म हो गया है, तुम्हारे पास अवेलेबल एनर्जी नहीं बचा हुआ है। जो तुम अपनी एनर्जी, अंदर एनर्जी है ना, उसको तुम वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, वैसा एनर्जी अब नहीं बचा हुआ है। फिर क्या बोलेगा तुम्हारा पार्टनर? चलो ना तुमको एक केक खिला दे, इसके बाद बर्तन मांजना लेके जाएगा और तुमको वो केक खिला देगा। वो केक खिलाया, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है ना, उसको वर्क में वो कन्वर्ट करने की कोशिश किया और कर दिया। एक केक खिला दे, तुम बर्तन मांज दिए। क्या एक केक में तुम्हारे पास इतना एनर्जी आ गया? क्या नहीं, बस एक अवेलेबल एनर्जी तुम्हारे अंदर नहीं था, वो क्रिएट हुआ उसमें। आगे बात, इंटरनल एनर्जी किसी ने कभी खत्म नहीं होता। फिर बोलते हैं मैं बहुत थक गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो रिफ्रेश होने के बाद फिर से उसी वर्क में कन्वर्ट होने लायक वो एनर्जी हो जाता है। जस्ट वही चीज यहाँ पे है। वो इंथैल्पी कभी जीरो नहीं होगा, उसका कोई भी चीज का इंटरनल एनर्जी जीरो हो ही नहीं सकता है। इंटरनल एनर्जी जिस समय जीरो हो जाएगा वो एब्सोल्यूट टेंपरेचर पे चल जाएगा, अरे सॉरी एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर पे चल जाएगा, जो कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समझ में आ गया? H1 को भी जीरो करो, ये नहीं करो, ठीक है। चलो इसी बेस पे ना इसको हम पूरा का पूरा देखेंगे कि टरबाइन के लिए क्या होता है इक्वेशन, कैसे निकालेंगे, कंप्रेसर के लिए क्या होता है, नोजल के लिए क्या होता है। अच्छा ठीक है, 44 हो गया, ठीक। टरबाइन के लिए, कंप्रेसर के लिए क्या होता है, नोजल के लिए क्या होता है, डिफ्यूजर के लिए क्या होता है, वो कंपोनेंट होते क्या है, सारे के सारे एक एक प्रोसेस को डिटेल में हम देखेंगे ओपन सिस्टम के लिए, ऐसे भी इक्वेशन, ठीक है। तो इसका ना एक क्वेश्चन को देखो।